Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के ये टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। संपूर्ण सिलेबस से टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 7 है। बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने इसमें लिए गए हैं और यहाँ पे 30 की जगह मैंने 31 प्रश्न आज लिए हैं। कितने प्रश्न हैं यार? टोटल 31 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नया ज्ञान आपको इस टेस्ट से मिलने वाला है। साथियों, अगर वीडियो देखते हो तो पूरा देख लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। कार्यक्रमित अधिगम के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? कार्यक्रमित अधिगम के संप्रत्यय को। अब दिमाग में क्या आता है कि यार ये तो कार्यक्रमित अधिगम, ये कौन सा अधिगम हो गया? तो बहुत ही सीधा है, लेकिन पहले आप बताइए, थॉर्नडाइक ने दिया, B.F. स्किनर ने दिया, केटल ने दिया, या इनमें से किसी ने नहीं? तो एक बार आपका आंसर जानना चाहूँगा मित्रों। फिर उसके बाद बड़ी ही इजीली से मैं इसके अर्थ को बताऊँगा। बड़े ही इजीली आप इसका फिर आंसर भी पहचान लोगे। साथियों, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर के द्वारा कार्यक्रमित अधिगम के संप्रत्यय को दिया गया। कार्यक्रमित जो अधिगम है इसको कहा जाता है क्रियात्मक अधिगम। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत या क्रियात्मक अधिगम इसको कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम किसने बताया था? B.F. स्किनर ने बताया था। सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रभाव नियम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। उनमें एक नियम था प्रभाव या परिणाम का नियम। तो उस नियम के अनुसार कौन सा सही है दिए गए विकल्पों में से? विकल्प है आपके सामने। व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीखता है जिसे करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है। यह व्यक्ति उस अनुक्रिया को नहीं सीखता है जिसे करने के बाद उसे दंडित किया जाता है। यह व्यक्ति उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है जिसे करने के बाद उसे दंडित किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल एक एक जो विकल्प है इसको आपको आराम से देखना है और देख करके थोड़ा सोच समझ कर इसका जवाब देना है। नहीं तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? प्रभाव या परिणाम का जो सिद्धांत है वो कौन सा, वो सिद्धांत कौन सा नियम, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प उस सिद्धांत पर लागू होता है? तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा विकल्प। दोनों विकल्प राइट है, तीसरा विकल्प गलत है, चौथा विकल्प गलत है। देखिए, प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीखता है जिसे करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है, सही बात है। और व्यक्ति उस अनुक्रिया को नहीं सीखता है जिसे करने के बाद उसे दंडित किया जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन व्यक्ति उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है जिसे करने के बाद उसे दंडित करते हैं। तो दंडित करोगे फिर भी उसको थोड़ी सीखा जाएगा। तो इस प्रकार ये तीसरा विकल्प गलत है, तो चौथा गलत हो गया उपरोक्त सभी में। और यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। साथियों, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चों में कोई कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है? तो ये सिगमंड फ्रायड जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, उसमें इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी, तो प्रश्न वहीं से है ये कि कामुकता, जो कामुकता है वो कौन से जब बालक की स्टेज होती है वहाँ पर नहीं होती है? मुखावस्था में, गुदावस्था में, अव्यक्त अवस्था में, या लिंग प्रधान अवस्था में? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बताना है आपको। एक बार आप इसका राइट आंसर बताएं, फिर इसके बाद में और देखने वाले हैं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो आता है अव्यक्त अवस्था। इसको सुषुप्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं और इसको अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कोई किसी भी प्रकार की काम वासना बालक के अंदर नहीं होती है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष के लगभग चलती है, लगभग बाल्यावस्था में। तो इसमें क्या होता है, जो समलिंग के जो बालक बालिका होते हैं, ठीक है, समलिंगी जो बालक है उनका आकर्षण बालक की तरफ बढ़ता है और जो बालिकाएं हैं उनका आकर्षण बालिकाओं की तरफ बढ़ता है। तो उसको कहा जाता है अव्यक्ता अवस्था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है साथियों, ब्रिजेज के अनुसार 3 महीने की उम्र में शिशुओं में निम्न में से कौन से संवेग देखे गए हैं? लेकिन ये ब्रिजेज के अनुसार ही बताना है, आप दूसरे या नॉर्मली नहीं बता सकते। जो ब्रिजेज ने कहा है वही बताना पड़ेगा आपको कि जब बालक 3 महीने का होता है
तो उसमें कौन से संवेग देखे जाते हैं ब्रिजेज के अनुसार? भय व दुख, दुख व आनंद, उल्लास व भय और भय एवं क्रोध। तो साथियों ब्रिजेज के अनुसार जब बालक 3 महीने की उम्र का होता है तो उसमें 2 प्रमुख संवेग देखे जाते हैं, दुख और आनंद। लेकिन ये किसके अनुसार है? ब्रिजेज के अनुसार ही है ये। तो दुख और आनंद इस अवस्था में बालक में देखे जाते हैं जब बालक 3 महीने का होता है। दूसरा विकल्प मित्रों इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आता है साथियों, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक सिद्धांत के किस अवस्था में कर्तव्य परायणता नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? तो देखिए एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जीवन की संपूर्ण जीवन को 8 भागों में विभाजित किया है। तो जब व्यक्ति कर्तव्य परायणता नामक सामाजिक गुण उसमें विकसित होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्तता बनाम लज्जा। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 में पहचान बनाम पहचान भ्रांति इसको कहा जाएगा। क्योंकि देखिए कर्तव्य परायणता का जो गुण है, सामाजिक गुण है, इसका पालन क्यों करेगा कि उसकी पहचान बने, ठीक है, समाज में उसकी पहचान बने। तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति, इसका प्रश्न नंबर 5 का राइट रहेगा दूसरा विकल्प। मित्रों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न है, 24 महीने की आयु में एक सामान्य बालक की शब्दावली औसतन कितने शब्दों की होती है? मतलब जब बालक 2 साल का या 24 महीने का होता है तो नॉर्मली जो औसत निकाला जाता है उसमें कितने शब्दों का प्रयोग वो करता है? 50 से 52 शब्द, 60 से 62 शब्द, 29 से 30 शब्द और 12 से 14 शब्द। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको। मित्रों इसका राइट आंसर है 29 से 30 शब्द। नॉर्मली जब बालक 24 महीने का या 2 वर्ष का होता है तो उसकी शब्दावली में औसतन 29 से 30 शब्द होते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 आता है, जीवन मृत्यु के संप्रत्यय का विकास निम्न में से किस अवस्था में सबसे पहले होता है? आरंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है। पूछ रहा है आपसे कि बालक को कौन सी अवस्था में ये पता चल जाता है कि जीवन मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है, जीवन में मृत्यु क्या होती है, तो इसका विकास कौन सी अवस्था में सबसे पहले बालक में हो जाता है? तो साथियों राइट आंसर बताना आपको। इसका जो सही आंसर आता है वो है आरंभिक बाल्यावस्था में। जब बालक बाल्यावस्था के आरंभ में होता है तब उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है या जानकारी हो जाती है कि उसके ये जो मानव शरीर है इसमें जो जीवन है, मृत्यु है, इन चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में उत्पन्न होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण कब उत्पन्न होता है? जब पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था? तो साथियों राइट आंसर बताइए। वस्तु स्थायित्व का मतलब मैंने अच्छी तरह से आपको जीन पियाजे का जो सिद्धांत पढ़ाया था संज्ञानात्मक विकास का, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैंने बता दिया था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वस्तु स्थायित्व का गुण वो होता है संवेदी पेशीय अवस्था या जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर बालक को इस अवस्था के अंत में लगभग जब वो 18 महीने से 24 महीने के बीच में होता है तो उसको वस्तु स्थायित्व का उसको पता चल जाता है और यहाँ पर राइट आंसर प्रथम विकल्प रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न आता है आपके सामने, ये रहा 9वां प्रश्न। जिस मानसिक संरचना का सामान्यीकरण किया जा सके उसे पियाजे ने क्या कहा? स्कीम्स, स्कीमा, विकेंद्रीकरण और साम्य धारण? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है वो है स्कीमा। क्या कहा है? स्कीमा कहा है। स्कीम्स नहीं होता है। मानसिक संरचना का सामान्यीकरण किया जा सके जिसका, उसको स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की रचना ही स्कीमा कहलाता है। ज्ञान की जो संरचना होती है उसको स्कीमा कहते हैं और अगर उसमें संरचना में सामान्यीकरण भी कर दें तो उसको भी स्कीमा के नाम से ही जाना जाता है।
मित्रों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचना क्या कहलाता है? जीववाद, आत्मकेंद्रिता, वस्तु स्थायित्व या विकेंद्रीकरण? तो इसका राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 10 का, फिर इसको इजीली अपन समझ लेंगे। मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 10 में विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं इसको? विकेंद्रीकरण। देखो जीववाद का मतलब होता है संसार की प्रत्येक वस्तु को जीवित समझना। आत्मकेंद्रितता का मतलब होता है सभी वस्तुओं को खुद पर केंद्रित मानना। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आप का मोबाइल कोई एक बच्चा चला रहा है, अब उस मोबाइल को आपने उससे लिया तो और रोने लग जाता है आपने कि भाई हाँ कि ऊपर एकदम झटके साथ ऊपर किया कि हाँ कौवा ले भागा हो इसको, तो और उसको पीछे रख लेते हो, और फिर बालक अगर ये समझ जाए कि कौवा लेके नहीं भगा है मोबाइल को, मोबाइल तो पीछे पड़ा है, तो इसको कहा जाता है वस्तु स्थायित्व। और विकेंद्रीकरण एक विकल्प है। विकेंद्रीकरण का मतलब है किसी वस्तु या चीज के बारे में आप यदि वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो इसको ही विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास का स्तर के बीच के अंतर को कहा जाता है? आत्मसात्करण क्षेत्र, साम्य धारण क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूरस्थ विकास का क्षेत्र? तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? देखिए व्यक्ति की जो संभावित विकास का स्तर होता है और जो वास्तविक विकास जितना वो करता है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किससे संप्रत्यय विकास प्रभावित नहीं होता है? जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित नहीं होता है? यौन से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से और शरीर की बनावट से? तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब देना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे संप्रत्यय का जो विकास है वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है शरीर की बनावट से संप्रत्यय विकास प्रभावित नहीं होता है। जबकि बुद्धि के अनुसार भी संप्रत्यय चेंज होते हैं, व्यक्तित्व के अनुसार भी संप्रत्यय चेंज होते हैं, संप्रत्यय का विकास होता है, और यौन के आधार पर भी संप्रत्यय का विकास होता है, लेकिन शरीर की बनावट के आधार पर संप्रत्यय का विकास प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था किस स्तर में होती है? प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना, रूढ़िगत नैतिक तर्कना, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना और इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है, आपको एक बार इसका जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना। क्या रहेगा? प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना। देखिए साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्त स्तर क्या होता है? साधनात्मक सापेक्षवादी, मैंने आपको इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ये देखो जो प्राक या पूर्व रूढ़िगत नैतिक तर्कना होती है, इसके दो भेद होते हैं, आज्ञा एवं दंड उपस्तर और साधनात्मक सापेक्षवादी उपस्तर। तो ये प्रथम जो भाग है, ठीक है, प्रथम जो भाग है इस सिद्धांत का, ये उसका ही पार्ट है। अतः यहाँ पे प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? देखिए 14 प्रश्न को, संबंधन अभिप्रेरणा एक उदाहरण है शारीरिक अभिप्रेरणा का, अर्जित अभिप्रेरणा का, उपलब्धि अभिप्रेरणा का और इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताना है कि जो संबंधन अभिप्रेरण है ये किसका उदाहरण है? साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जित अभिप्रेरण का। कैसे? संबंधन अभिप्रेरण का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जिस प्रकार से संबंध होता है, अच्छा बुरा जिसा भी,
देखिए आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 10 बार भी मिल जाते हैं लेकिन नाम ही पता नहीं होता उनका। तो ये संबंधन अभिप्रेरण होता है। ये कैसा होता है मित्रों? अर्जित अभिप्रेरण होता है। ये कैसा होता है? अर्जित अभिप्रेरण। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को देखना है। विकल्प है, अभिप्रेरणा व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। मतलब अभिप्रेरणा के संबंध में गलत कथन देखना है आपको। अभिप्रेरणा व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है, अभिप्रेरणा में व्यवहार चयनात्मक हो जाता है और अभिप्रेरणा में समस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपको अभिप्रेरणा के संबंध में गलत लग रहा है? तो साथियों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके अनुसार? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा, अभिप्रेरणा में समस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर अभिप्रेरित भी व्यक्ति हो गया तो उसकी जो स्थिति है वो उसमें क्या चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल चेंज होगा। उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएंगे अभिप्रेरणा के फलस्वरूप। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही है, क्योंकि ये गलत कथन पूछ रहे हैं। बाकी ये अभिप्रेरणा वाला चयनात्मक, शक्ति प्रदान करना, निश्चित दिशा, ये सभी चीज़ें अभिप्रेरणा की विशेषताएँ होती है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है? अभ्यास से, अनुभूति से, औषध खाने से, या इनमें से सभी? तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको आप अधिगम या सीखना नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर है मित्रों औषध खाने से। आप कोई औषधि खाते हो और आपके व्यवहार में चेंजेज आता है तो उसको सीखना या अधिगम नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नशा करता है, अब नशा करने पर वो अच्छे अच्छे बातें बोलने लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीख गया है। और जैसे उसका नशा खत्म होगा तुरंत फिर वही चीज़ आ जाएगी जो उसकी वास्तविकता है। तो मित्रों यहाँ पे तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब व्यक्ति एक खास उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपकों के प्रति भी लगभग वैसी ही अनुक्रिया करता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया करता है और उससे मिलते जुलते वैसे ही उद्दीपक के प्रति वैसी क्रिया कर ली जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? मित्रों इसका राइट आंसर है उद्दीपन सामान्यीकरण के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो कुत्ता था वो घंटी से लार टपकाता था घंटी बजने से, और यदि वही एक सीटी बजाए वो भी घंटी के जैसे ही है और उससे भी लार आएगी तो इसको ही उद्दीपन सामान्यीकरण कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जुड के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और हेडिक्सन के द्वारा? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए कि जो अधिगम अंतरण या स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 18 का प्रथम विकल्प, जुड के द्वारा अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया गया है। जबकि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया था। मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है, ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण उदाहरण है क्रियात्मक बुद्धि का, अशाब्दिक बुद्धि का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है वो कौन सी बुद्धि का उदाहरण है? साथियों प्रश्न नंबर 19 में राइट आंसर आता है उपयुक्त दोनों का, क्योंकि ब्लॉक डिजाइन में क्रिया कराई जाती है और ये कैसा होता है? अशाब्दिक होता है। अतः मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों। 20वां प्रश्न आता है, ये व्यक्तित्व टॉपिक में से प्रश्न आ गए। ये अभी मैं आपको व्यक्तित्व का टॉपिक भी कराने वाला हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मित्रों
बुद्धि का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा बुद्धि का पूरा टॉपिक तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प उससे भी मिली होगी। 20वां प्रश्न देखेंगे, हिप्पोक्रेट्स द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व का गुस्सेल प्रकार निम्न में से किस द्रव्य की अधिकता से होता है। मतलब हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें गुस्सेल व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति गुस्सा अधिक करता है उसमें किस द्रव्य की अधिकता होती है। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ या श्लेष्मा। तो मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 20 का। मित्रों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा पीला पित्त। किसकी? पीले पित्त की उस व्यक्ति में अधिकता होती है जिसके कारण उसको बात पर या अधिकतर उसको गुस्सा आ जाता है। तो देखिए मित्रों मैं आपको ये व्यक्तित्व के टॉपिक में प्रत्येक चीज को समझाने वाला हूं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या आता है, यह भी व्यक्तित्व के टॉपिक में से प्रश्न है। विसरोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति का प्रकार कौन सा है? एंडोमार्फी, मेजोमार्फी, एक्टोमार्फी और एनोमार्फी। इनकी तो बहुत अच्छी तरीके से मैं ट्रिक बनाऊंगा तो इनको आप अच्छी तरह से याद रख पाओगे। तो साथियों जो विसरोटोनिया स्वभाव का व्यक्ति है उसमें कौन सा प्रकार में वो आता है। प्रश्न नंबर 21 का आपको राइट आंसर बताना है। साथियों इसका राइट आंसर है एंडोमार्फी। विसरोटोनिया स्वभाव के व्यक्तित्व का प्रकार होता है। कौन सा होता है? एंडोमार्फी। याद रखना है इसको अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, किसने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता हो? बोरिंग ने कहा ऐसा, वेशलर ने कहा, रॉबिन्सन्स ने कहा या स्टोडार्ड ने कहा? तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि ये कथन किसका है। मित्रों इसका राइट आंसर है उपयुक्त जो कथन दिया गया है ये बोरिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बोरिंग के द्वारा ये कथन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, बच्चों में कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है? किस कारण से बच्चों में कुसमायोजन नहीं होता है? तो विकल्प आपके सामने रहे, कुंठा के कारण, गरीबी के कारण, शारीरिक बनावट के कारण और झूठ बोलने की प्रवृत्ति के कारण। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि किसके कारण बालक में कुसमायोजन नहीं होता है या कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है। मित्रों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा झूठ बोलने की प्रवृत्ति कुसमायोजन का कोई कारण नहीं होता है। देखो अगर व्यक्ति कुंठा में रहेगा तो वो भी कुसमायोजन का कारण हो जाता है। गरीबी, अगर लगातार गरीब रहेगा व्यक्ति तो वो भी कुसमायोजित हो सकता है। अगर शारीरिक संरचना या बनावट व्यक्ति की सही नहीं है, जैसे बहुत छोटा होना, बहुत ज़्यादा काला होना, बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा पतला होना, जिससे लोग ऐसे कहे कि अरे यार ये तेरी कैसी बॉडी है इस प्रकार की, तो इससे भी व्यक्ति कुसमायोजित होता है। लेकिन झूठ बोलने जो वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ी कुसमायोजित होता है। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। 24वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? आत्म मूल्यांकन, वास्तविक प्रत्यक्षण, आत्मश्रद्धा और अति संवेदनशीलता। तो मित्रों राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 24 का। मित्रों इसका राइट आंसर है अति संवेदनशीलता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। अति संवेदनशीलता ये तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं उनकी ये विशेषता होती है, जबकि वो वास्तविक प्रत्यक्षण कर पाते हैं, आत्मश्रद्धा होती है, आत्म मूल्यांकन वो कर लेते हैं, लेकिन उनमें अति संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य तीनों शील गुण मिलकर एक नए शील गुण का जन्म देते हैं। उस नए शील गुण का नाम क्या है? सामुदायिकता प्लस निस्वार्थता प्लस हास्य, ये तीनों मिलकर एक नया शील गुण बनाते हैं। तो उसको मित्रता कहते हैं, सांवेगिक स्थिरता कहते हैं, उसको बहिर्मुखता कहते हैं या उसको अंतर्मुखता कहते हैं। साथियों इसका राइट आंसर है उसको मित्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्रता।
मित्रता में सामुदायिकता, निस्वार्थता और हास्य, तीनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। ये तीनों शील गुण आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया शील गुण जन्म लेता है जिसको कहा जाता है मित्रता। तो यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे मित्रों। 26वां प्रश्न है, आयनजेक के अनुसार मनोकृति का विपरीत क्या है? स्नायुकृति, पराहम की क्रियाएं, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। तो मित्रों जो विकृति होती है, मानसिक विकृति जो होती है, उसका विपरीत पूछ रहा है यहाँ पे। साथियों प्रश्न नंबर जो 26 है, इस 26वें प्रश्न का राइट आंसर आता है दूसरा विकल्प, पराहम की क्रियाएं हैं। देखो पराहम क्या होता है? जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 26 में। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने मान्य कोश है? वैलिड कोश पूछ रहे हैं, 120, 150, 180 और कोई नहीं। मित्रों कल ही पढ़ाया है ये सिद्धांत तो मैंने आपको अच्छी तरह से। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? सभी को पता होना चाहिए कि गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल है उसमें 120 कोश क्या है? मान्य है। 150 भी बताए थे, 180 भी बताए थे, लेकिन ये मान्य नहीं हुए थे, 120 ही मान्य है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे मित्रों। 28वां प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो ये जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न भी मित्रों जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसी से लिया गया है। 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। साथियों इसका राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष का जब बालक होता है तो वहां अमूर्त सोच नहीं होती है। कौन सी होती है? मूर्त सोच और अनुभव होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे इस प्रकार से प्रथम विकल्प सही है, 7 से 12 वर्ष जो तीसरी स्टेज होती है संज्ञानात्मक विकास की। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों। 29वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है, देखो यहाँ पर जो बालक है वो क्या कर रहा है? दूसरों के व्यवहार को देखकर या निरीक्षण करके या ऑब्जर्वेशन करके, तो इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम ही इसको कहते हैं। प्रथम विकल्प इसका सही है। मित्रों 30वां प्रश्न आता है, यह अंतिम प्रश्न नहीं है, एक और प्रश्न है इसके बाद। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसका लक्षण पूछ रहा है। भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी विकार या बाधा का होना और अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो साथियों अधिगम निर्योग्यता का आपको लक्षण बताना है। मित्रों इसका राइट आंसर है अवधान संबंधी विकार या बाधा का होना ही अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। अवधान संबंधी विकार, ध्यान केंद्रित इनका नहीं होता है जो बालक अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। प्रश्न नंबर आज का अंतिम प्रश्न 31वां प्रश्न आता है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा है? नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और इनमें से सभी। तो मित्रों जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप लगा के आओगे एग्जाम में? साथियों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसमें नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं किया जाता है। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, पहले गलत होता ही। और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये भी इसमें नहीं, इसका उद्देश्य नहीं है। तो मित्रों इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। कमेंट करके जाना, वीडियो के लास्ट में कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करके जाना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।